आज हम लोग सीपीसी के अंदर इंटरप्लीडर सूट के बारे में समझेंगे। इंटरप्लीडर सूट को बेयर की लैंग्वेज में समझने से पहले हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर ए जो है, ए ने बी से कुछ डेब्ट लिए थे और उसको कुछ टाइम के बाद बी को लौटाने थे। ए जो है यहाँ पे रियल ओनर उस प्रॉपर्टी का नहीं था, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल उसने ली हो डेब्ट के रूप में या फिर उधार ली हो। तो यहाँ पे उसने बी से कुछ पैसे या कुछ प्रॉपर्टी ली थी और कुछ टाइम बाद बी और सी दोनों ही ए से क्लेम करते हैं कि जो आपने मुझसे प्रॉपर्टी ली थी उसको प्रॉपर्टी को आप रिटर्न कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ए के पास ये राइट हो जाता है कि वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है जितने भी क्लेमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट। यहाँ पे प्लेंटिफ जो है सूट फाइल करता है डिपेंडेंट के अगेंस्ट, और यहाँ पे जो डिस्प्यूट अराइज होता है वो डिस्प्यूट प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के बीच में ना होकर डिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स के बीच में रहता है। अब इसके बारे में सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 में बताया गया है। सीपीसी के अंदर मेनली जो सेक्शंस होते हैं वो जनरल बात करते हैं, मतलब एक तरीके से किसी टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर चीज को समझाने का काम करते हैं। और जो इसका ऑर्डर है वो उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है, प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जाएगा, किस तरीके से उसमें प्लेन फाइल किया जाएगा, प्लेन के साथ साथ क्या क्या चीजें उसमें एडिशनल चीजें होंगी। अब इंटरप्रीटर सूट, अगर हम इंटरप्रीटर सूट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो कहीं पे डिफाइन नहीं है, बट इंटरप्रीटर जो सूट है वो सीपीसी के सेक्शन 88 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरप्रीटर सूट कब फाइल किया जा सकता है। Where interpleader suit may be instituted. We are where sorry where two or more persons claiming adversely to one another for the same debt, the sum of money, property, either movable or immovable, from a person plaintiff who does not have any interest in the property except the charges incurred by him or cost. जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ सेम डेप्ट के लिए, सेम ऋण के लिए, कुछ मनी के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए प्लेंटिफ से क्लेम करते हैं और उस प्रॉपर्टी के अंदर प्लेंटिफ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है अदर देन उसके जो भी चार्जेस वगैरह लगे हैं या कोर्ट के जो फीस वगैरह लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है उसके पास ये राइट अराइज हो जाता है कि वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है। इंटरप्लीडर सूट फाइल करने का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो भी पर्सन क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली प्लेंटिफ से, उनके बीच का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। अब इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं, मतलब इसको हम अगर समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंटरप्लीडर सूट मतलब होता है कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग एडवर्सली क्लेम करते हैं किसी पर्सन से, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करे या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करे, और प्लेंटिफ का वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। प्लेंटिफ ये चाहता है, उसकी ये विलिंग है कि वो उस पर्सन को, जो भी राइटफुल क्लेमेंट है, उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी या तो डिलीवर्ड करे या तो उसको वो प्रॉपर्टी राइटफुल पे कर दे। Who file interpleader suit? A person who has no interest in such property except in any debt, except any charges incurred by him. कोई भी पर्सन इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है जिसके ऊपर कोई डेब्ट है या कोई अदर प्रॉपर्टी का क्लेम है। प्रोसीजर प्रोसीजर के बारे में ऑर्डर 35 में बताया गया है। ऑर्डर 35 रूल 1, प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट। जिस तरीके से ऑर्डर 7 के अंदर प्लेंट के बारे में बताया गया है कि प्लेंट में कंटेंट्स क्या क्या होंगे, वैसे ही प्लेंट के कंटेंट्स के साथ साथ जो प्लेंटिफ होगा वो एडिशन में कुछ चीजें लिखेगा कि उस पर्सन का, मतलब जो प्लेंटिफ है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन चार्जेस, और उससे डिपेंडेंट सेवरली क्लेम कर रहे हैं, इसलिए उसने इंटरप्लीडर सूट फाइल किया। नो कोल्यूजन बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट। वो जो प्लेंटिफ है उसकी किसी भी डिपेंडेंट से मिली भगत नहीं थी कि अगर मैं सूट फाइल करूंगा तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ जाएगी या फिर इतना हिस्सा तुम्हारे पास जाएगा। उनके बीच में, एक प्लेंटिफ और किसी भी डिपेंडेंट के बीच में कोई मिली भगत नहीं है।
ये सारी चीजें प्लेंट के अंदर लिखी जाएंगी प्लेंटिफ के द्वारा। रूल 2, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट। जितनी भी चीज जिसको भी चीज को क्लेम किया जा रहा है वो कोर्ट की कस्टडी में जमा करवा दी जाएगी। रूल 3, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट सुइंग प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ के ऊपर डिफेंडेंट सूट फाइल करता है तो इस केस में कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो स्टे भी कर सकती है प्रोसीडिंग में, स्टे द प्रोसीडिंग्स। रूल 4, procedure of first hearing, plaintiff discharge of his liability, just and convenience to court, final disposal, the two defendant become plaintiff and defendant। इसका मतलब ये हुआ रूल 4 के अकॉर्डिंग जब प्लेंटिफ कोर्ट की कस्टडी में कोई प्रॉपर्टी को जमा कर देता है तो वहां पे प्लेंटिफ की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब वहां पे उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। जस्ट एंड कन्वीनियंस टू कोर्ट, जिस तरीके से कोर्ट को सही लगता है फिर वो उस तरीके से प्रोसीजर को चलाती है। फाइनल डिस्पोजल भी कर सकती हैं या फिर दोनों डिपेंडेंट में से एक को प्लेंटिफ और एक को डिपेंडेंट बना सकती हैं। रूल 5, एजेंट्स टीनेंट्स नॉट इंस्टीट्यूटेड इंटरप्लीडर्स। यहाँ पे रूल 5 के अंदर इसका एक एक्सेप्शन बताया गया है कि यहाँ पे जो इंटरप्लीडर सूट होता है वो कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता और कोई भी टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। रूल 6, चार्जेस फॉर प्लेंटिफ कॉस्ट। प्लेंटिफ को कॉस्ट दिलवाई जाएगी जिस तरीके से कोर्ट डिसाइड करेंगे या फिर ओरिजिनल प्लेंटिफ से दिलवाई जाएगी। ये प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुदेश एंड अदर्स, स्टेट वर्सेस रजत सिंह एंड अदर्स। इस केस में मेनली यही कहा गया था कि जो प्लेंटिफ है उसके पास ये राइट होता है कि वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट्स उससे क्लेम करते हैं। थैंक यू सो मच।